नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलन है। मैं स्ट्रॉन्ग्सविल, ओहायो का रहने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे पड़ोस में जो घटना घटी है, उसको मैं आज तक समझ नहीं पाया और मैं आज तक उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहानी है मेरे पड़ोसियों की, मिलेंडा और ब्रूस पेल्स्कोविक। वो दोनों अपने 20 साल की बेटी एना और 18 साल के बेटे काइल के साथ रहते थे। वो सब अपने जीवन में खुश थे। फिर एक दिन खबर आती है कि उनकी बेटी एना प्रेग्नेंट है। उनके दामाद और बेटी ने बताया कि उनके घर एक नन्ही परी आने वाली है। हालांकि उनके 20 साल के दामाद जेफ और बेटी एना की शादी अभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोनों पहले कुछ पैसे कमा के सेटल होना चाहते थे। एना एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी और जेफ एक सर्विस टेक्नीशियन की जॉब करता था किसी एक छोटी सी कंपनी में। और उनकी ऐसी जॉब्स में कमाई काफ़ी कम थी, इसलिए दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। वहीं एना के पेरेंट्स के पास कुछ पैसे थे, तो उन्होंने एना और जेफ को बोला कि तुम दोनों आओ हमारे साथ रहो, और बच्ची दुनिया में आएगी तो हम उसका ख्याल रख लेंगे, ताकि दोनों फ्री होकर कुछ पैसे कमा सको और जल्दी से जल्दी अपने जीवन में सेटल हो जाओ, ताकि अपनी बेटी और अपना ख्याल तुम दोनों खुद रख सको। एना और जेफ को बच्ची के आने की खुशी तो थी, पर फ्यूचर का भी डर सता रहा था, क्योंकि जेफ की फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा ही गरीब थी। पर ब्रूस और मिलेंडा के इस सजेशन ने तो दोनों की चिंता ही दूर कर दी। जैसे ही एना की बच्ची का जन्म हुआ, जेफ और एना एक ही घर में शिफ्ट हो गए, जो कि एना के पेरेंट्स का घर था। और फिर एना और जेफ साथ साथ एना के पेरेंट्स के घर में रहने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं भी उनके घर जाता था। पूरा परिवार एकदम खुश, मस्त, तंदुरुस्त था। ब्रूस और मिलिंडा भी खुश थे और यह चाहते थे कि उनकी बेटी और दामाद का फ्यूचर जल्द से जल्द सिक्योर हो जाए, और साथ ही उन दोनों की शादी भी कराने का सोच लिया था। और शादी के लिए एना के पेरेंट्स आधा खर्चा देने वाले थे और बाकी का खर्च जेफ उठाने वाला था। और इन लोगों ने तो हॉल भी बुक कर लिया था। बस यही सोचा था कि जब पैसे जमा हो जाएंगे तो दोनों की शादी करा देंगे। मुझे भी इनविटेशन था। मेरे लिए तो वह मेरी फैमिली जैसे ही थे। पर कुछ टाइम बाद इस परिवार की खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई थी। ब्रूस और उसके परिवार वालों को अपने घर के आसपास कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगी। अब हमारी कॉलोनी में मेरा, ब्रूस और हमारे 2-3 पड़ोसियों का घर साथ ही में था, बिना किसी बाउंड्री के। और हमारे घर के पीछे काफ़ी खुला सा घास का मैदान था। एक शाम जब एना और जेफ अपनी बच्ची के साथ डिनर की तैयारी कर रहे थे, तो जेफ ने देखा कि उनके घर के पीछे 4 लोग खड़े हैं। शायद दारू या सिगरेट भी पी रहे थे। तो जेफ ने एना को बुलाया और दोनों उन लोगों को देखने लगे। दोनों को कुछ शक तो हुआ, पर यह भी हो सकता था कि वो बस कुछ राह चलते लड़के हों जो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे मस्ती कर रहे हों, कुछ देर में चले जाएंगे। लेकिन अचानक से उनमें से एक लड़का जेफ के घर की तरफ आने लगा और घर के पीछे पड़ी कुछ पुरानी चीज़ों से खेलने लगा। तो एना को कुछ अजीब सा लगा, तो एना ने सीधे पुलिस का कॉल मिला दिया। और जब तक पुलिस आई तब तक वो लड़के वहाँ से भाग चुके थे। शायद हो सकता है पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुन ली हो, वही सुन के वो भाग गए। अब कंप्लेन तो हुई थी, तो पुलिस वालों ने भी आसपास खोजना चालू किया।
पर वहाँ किसी के होने का कोई साइन नहीं मिला। यहाँ तक कि जो एना और ब्रूस को लगा था वो सिगरेट और भी बियर की बोतल या जली हुई सिगरेट नहीं मिली। तो पुलिस वालों ने बोला कि वैसे तो हमें कुछ नहीं मिला है, पर अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुरंत कॉल कीजिएगा। कुछ देर बाद ब्रूस और मिलिंडा, जो कि मार्केट गए हुए थे, वापस आए। एना ने उनको सब कुछ बताया। ये सब सुनकर वो दोनों भी एकदम शॉक रह गए, क्योंकि इतने सालों में ऐसा उनके साथ पहली बार ही हुआ है। कई दिनों तक वह लोग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो भूल गए। इस हादसे के करीबन 5 महीने बाद फिर कुछ ऐसा हुआ। एना घर पे अपनी बेटी के साथ अकेले खेल रही थी। तभी कुछ ठोकने पीटने की आवाज़ आई। एना ने देखा कि कोई घर के पीछे वाले दरवाजे पर पीट रहा है। एना को लगा कि शायद जेफ या एना के पेरेंट्स हों, जो कि शायद घर के बाहर वाले गेट की चाबी ले जाना भूल गए हों, तो घर के पीछे आके खटखटा रहे हैं। तो वह भागते घर के पीछे वाले गेट के पास गई ताकि वो गेट खोल सके। तभी उसकी नज़र गेट के पास वाली खिड़की पर पड़ी, जिससे गेट के सामने का जो एरिया है वो साफ साफ दिखता था। और वह क्या देखती है कि एक हट्टा कट्टा आदमी एना के घर के बाहर से झांक रहा है। वह एना के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह सब देखकर एना बुरी तरीके से डर गई और तुरंत ही अपनी बेटी को गोद में उठाया और भागकर घर के ऊपर वाले कमरे में घुस गई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। फिर फटाफट उसने अपना फ़ोन ढूंढा, फ़ोन से तुरंत पुलिस को कॉल किया और फिर वही चीज़ हुई। लाख खोजने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा और पुलिस कर भी क्या सकती थी। पुलिस ने एना को बोला कि आप संभल के रहिए और घर को अंदर से लॉक करके रखिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत कॉल कीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। फिर पुलिस के जाते ही एना ने तुरंत जेफ और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जेफ और एना के पेरेंट्स सब अपना काम धाम छोड़ के घर भागे और वहाँ डरी हुई एना को संभाला। पर यह सोचने की बात है कि वह लोग इतने सालों से वहाँ रह रहे थे और उनका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था। मेरे ख्याल में तो नहीं। वह लोग तो किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। बात करें एना की, एना दिल की बेहद ही अच्छी बच्ची थी और हमेशा अपने और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी। ब्रूस बात करने वालों में से तो नहीं था, लेकिन हर किसी से मिलजुल कर रहता था। कॉलोनी में हर आदमी की रिस्पेक्ट करता था। और मिलिंडा तो वह व्यक्ति थी जिसकी अच्छाइयों की वजह से यह फैमिली इतनी फेमस थी। मिलिंडा करीबन 20 साल से स्ट्रॉन्ग्सविल्स के स्कूल में एक टीचर थी। बस यही नहीं, वह तो हमारी कॉलोनी की फुटबॉल टीम की कोच भी थी। पर यह सब एक तरफ है। मिलिंडा फेमस थी अपने 18 साल के बेटे काइल की वजह से। काइल जो कि एक स्पेशल किड था। स्पेशल किड मतलब शरीर से वह 18 साल का था, पर दिमाग से वह अभी भी एक बच्चा था और वह बोल भी नहीं पाता था। तो मिलिंडा कॉलोनी के लोगों के लिए, खास करके औरतों के लिए एक मिसाल थी कि कैसे वह काइल को संभालती है। नहीं तो भाई इस महंगाई के ज़माने में ऐसे बच्चों का तो लोग त्याग ही कर देते हैं, किसी ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, या तो ये कहना भी बुरा है कि उसको जान से ही मार देते हैं। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि काइल और मिलिंडा का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन वो है जो मिलिंडा, ब्रूस और उसके परिवार का बुरा चाहता है।
अब पेल्सकोविक फैमिली का हाल कुछ ऐसा था कि वह पूरे टाइम घर के बाहर देखते रहते थे, खास करके शाम या रात के समय, कि कोई घर के अंदर आ ना जाए या कोई घर के बाहर खटखटा ना रहा हो या कोई अजीब सी भी आवाज़ आती थी, हल्की सी भी आवाज़ आती थी तो पूरा परिवार खिड़की की तरफ भागता था। करीब करीब 2 महीने तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन करीब 2 महीने बाद घर के बाहर रखी ब्रूस की कार का कांच कोई तोड़कर ब्रूस का लैपटॉप चुरा ले गया था। तो ब्रूस ने पुलिस को कंप्लेन की और बोला कि शायद उन्हीं लोगों ने यह काम किया है जो मेरे परिवार को इतने दिनों से हरास कर रहे थे। तो पुलिस ने भी अपनी खोजबीन की, इधर उधर कई लोगों से पूछा, आस पड़ोस के सभी घरों में गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और पुलिस वाले कर भी क्या सकते थे, यही बोला कि अगर ऐसा कुछ हो तो कॉल कीजिएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, ये चोर डाकू पता नहीं क्या इंसान है ये, जो एक बार कुछ कर रहा है फिर कई महीनों के लिए शांत हो जा रहा है, फिर कुछ कर रहा है फिर कई महीनों के लिए शांत हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा था ये किस तरीके का डर मेरे पड़ोसियों के बीच में पैदा करना चाहता था। हाँ, ये सोचने की बात है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आस पड़ोस के लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, बस उसी एक परिवार को टारगेट करता था। अब करीब 6 महीने बाद एना, जेफ और उनकी बच्ची शाम को घर के पहले माले पे बैठे हुए थे। अचानक एना को घर के पीछे 3 लोग नजर आते हैं। एना ने जेफ को दिखाया, फिर एना पुलिस को कॉल करने लगी। तभी जेफ परेशान होकर, इस बात से तंग होकर कि उसके परिवार वालों को कौन ये अनजान बदमाश लोग हैं जो तंग कर रहे हैं, टॉर्च उठाया उसने और तुरंत घर के पीछे भागा उन लोगों से भिड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वह घर के गेट के पास पहुंचता है, वह क्या देखता है, वहां से वो 3 लोग गायब थे। और फिर पुलिस आती है और क्या हुआ, वही सेम चीज। पुलिस वालों ने अपनी खोजबीन की और यही कहा कि हमें तो कुछ नहीं मिला, आपको फिर कुछ दिखे तो हमें कॉल कीजिएगा। अगले महीने फिर कुछ ऐसा हुआ। मिलेंडा नीचे वाले किचन के पास रूम में बैठी हुई थी और अचानक से 2 हट्टे कट्टे आदमी आके गेट पे खटखटाने लगे। मिलेंडा उसी खिड़की से, जिस खिड़की से पहले एना ने देखा था, उसी खिड़की से झांक के देखा तो उसको 2 हट्टे कट्टे आदमी दिखे। तो अचानक से चिल्ला उठी कि ये कौन लोग हैं। फिर इसके बाद तुरंत उन्होंने फोन उठाया, पुलिस को फ़ोन मिलाया और वही चीज़, पुलिस आई, पुलिस ने खोजबीन की, कुछ भी नहीं मिला। और पुलिस यही सॉरी बोला और बोला कि आगे आपको कुछ दिखे तो हमें वापस से कॉल कीजिएगा। अब कुछ दिनों बाद मिलेंडा की कार कीज खो गई। तो मिलेंडा आसपास ढूंढती रही तो उसको मिली नहीं। हालांकि उनके पास स्पेयर कीज थी, तो उससे वो अपनी गाड़ी चला के अपने काम वाम पे जाने लगी। पर जिस बंदे ने कीज चुराई थी वो रात के 2 बजे कार का अलार्म चालू कर देता था। तो जैसा ही पहले दिन ये हुआ तो मिलेंडा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पुलिस ने आसपास खोजबीन की कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन पुलिस को फिर कुछ नहीं मिला। और वह आदमी लगभग हर रात को मिलेंडा की कार का अलार्म बजा देता था, कभी आके गेट खोल के चला जाता था, कभी कार में गंदगी फैला के चला जाता था। और साथ ही ब्रूस की जो कार थी उसके टायर में कीले ठोक के चला जाता था। मतलब कि टोटली हैरास करके रख दिया था पूरे परिवार को। और वह हर बार पुलिस को कॉल करते थे, पुलिस आती थी और सेम ही जवाब रहता था कि हमें कुछ नहीं मिला, आगे कुछ होगा तो कॉल कीजिएगा। अब इन सब चीज़ों से परेशान होके मिलेंडा ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि भाई प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है प्लीज़ हमें बख्श दो, हमें माफ़ करो। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमारे सामने आओ, हम तुमसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमारी कार कीज दे दो, हमें तंग ना करो, हमें बहुत डर लगता है कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए।
पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस फेसबुक पोस्ट के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ शांत था, पर अगले ही महीने एक दिन जेफ, एना और उसकी बच्ची घर पे थे। अचानक ही कुछ लोग घर के पीछे वाले दरवाजे पे पीटने लगे, जोर जोर से पीटने लगे और घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तभी जेफ को गुस्सा आता है, तो जेफ एकदम गुस्से में तड़पाया हुआ अपना फैमिली डॉग, उनके पास एक फैमिली डॉग उन लोगों ने पाल रखा था, तो उस डॉग को उठाता है और तुरंत भागता है दरवाजे की तरफ। और जैसे ही वो भागता है तो जो खिड़की थी वहां से वह देखता है कि दो हट्टे कट्टे आदमी बाहर खड़े हैं और उनका फैमिली डॉग भी देखता है, और फैमिली डॉग भी जोर जोर से भौंकने लगता है। तो वह फैमिली डॉग की आवाज़ सुन के भाग जाते हैं, और हमारे घर के पीछे थोड़ा सा जंगल वाला टाइप एरिया था, तो उस जंगल के अंदर घुस जाते हैं। और फिर पुलिस को कॉल होता है और पुलिस की वही सेम बातें वापस से रिपीट। फिर करीबन 4 दिन बाद, जहाँ पर एना वेट्रेस का काम करती थी, वो रेस्टोरेंट का नाम था एप्पलबीज, तो जेफ, ब्रूस और जेफ की बेटी, ये तीनों एना के वहाँ जाते हैं लंच करने के लिए। और वहाँ पे वो लोग लंच करते हैं, काफ़ी खुशी भरी बातें वगैरह करते हैं, और फिर ब्रूस, जेफ और जेफ की बेटी वापस आने लगते हैं। घर पे लौटते ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं। ब्रूस खाली हाथ ही था और जेफ के हाथ में उसकी बच्ची थी। तो ब्रूस ये इनिशिएटिव लेता है कि मैं जाके गेट खटखटाता हूँ। तो ब्रूस ने गेट खटखटाया, अंदर काइल था, तो काइल ने गेट खोला। घर में घुसते ही ब्रूस को प्यास लगी, तो ब्रूस गया किचन की तरफ। किचन की लाइट बंद थी, तो ब्रूस ने लाइट चालू की। लाइट चालू करके वो जैसे ही पलटा, उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर उसने ऐसा कुछ देखा कि वह एक पल को बेहोश ही हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जेफ फिर पीछे से आता है। जेफ भी फर्श पे पड़ी उस चीज़ को देखता है, और देखते ही वह इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह एक हाथ में अपनी बेटी को उठाता है और एक हाथ में काइल को पकड़ता है, और पकड़ के अपने बगल में दबा के तुरंत भागता है घर के बाहर। घर के बाहर जाते ही जेफ सीधे पुलिस को कॉल मिलाता है, और वहीं ब्रूस घर के अंदर अपने आप को संभालता है और वो भी पुलिस को कॉल मिलाता है। और फिर वह दोनों अलग अलग एक ही इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। और वो असल में था क्या, वो चीज़ जो फर्श पे पड़ी थी वो थी मेलिंडा की लाश, जिसमें कई बार चाकू से और कई बार गोलियों से मारा गया, बंदूक की गोलियों से। अब जेफ इस बात को बयान नहीं कर पा रहा कि उसने क्या देख लिया है। वो बस यही बोल पा रहा है कि मेरी मदर इन लॉ की लाश अंदर पड़ी हुई है। वहीं ब्रूस पुलिस वालों को इतनी गालियां दे रहा है, बोल रहा है कि मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, इतनी बार बताया कि मेरे घर पे अटैक्स हो रहे हैं, लोग मेरे ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। अब देखो मेरी बीवी यहाँ मरी पड़ी है और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, जल्दी यहाँ पे आओ, कुछ तो करो, मेरी बीवी को बचा लो। फिर पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी बीच फ्यूनरल वगैरह होता है मेलिंडा का, और उसकी बॉडी को कॉफिन में डाल के दफना दिया जाता है। और पुलिस ने इस केस को 4 दिन के अंदर ही अंदर सॉल्व कर लिया। पर आपको ये सुनकर विश्वास ही नहीं होगा कि मेलिंडा का कातिल था कौन। मेलिंडा को मारने वाला कोई और नहीं, जेफ था। और ये सिर्फ पुलिस ने प्रूफ नहीं किया, जेफ की कोर्ट में हियरिंग भी हुई और वहाँ पे उसने कन्फेस भी किया कि हाँ, मैंने ही मेलिंडा को मारा है। उसने कोई रीज़न नहीं बताया, लेकिन उसने बस ये बोला कि हाँ, मैंने ही मारा है। अब पुलिस को कैसे पता चला? तो पुलिस ने जो असल में हुआ उस चीज़ को एक तरीके से प्लॉट किया। पुलिस ने बताया कि जिस दिन ब्रूस, जेफ और जेफ की बेटी एप्पल बेस रेस्टोरेंट, जहाँ पे एना काम करती थी, वहाँ पे लंच के लिए गए थे, तब उस दिन सुबह के वक्त
जब सब लोग अपने काम पे चले गए थे, एना अपने रेस्टोरेंट चली गई थी, ब्रूस अपने काम पे चला गया था और जेफ ने भी ये नाटक किया कि वह अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने जा रहा है। तब घर पे मेलिंडा और काइल यही दोनों थे। जब एना और ब्रूस बाहर चले गए थे तो जेफ वापस आया। जेफ घर के अंदर घुसा। उसने देखा कि मेलिंडा किचन में काम कर रही है। उसने अपनी बेटी को वहीं कहीं घर में रखा और उसने 2 हथियार रखे थे अपने पास, एक चाकू और एक गन। जेफ मेलिंडा के पीछे जाता है और करीबन 35 बार, करीबन क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि एग्जैक्टली 35 बार मेलिंडा के शरीर में चाकू से वार करता है। और फिर मेलिंडा गिर जाती है तो यह चेक करने के लिए कि मेलिंडा मरी है, वो 3 गोलियां भी चलाता है और ये कंफर्म कर देता है कि मेलिंडा मर गई। और फिर वहीं आसपास उसकी बेटी भी है और वहीं कहीं काइल भी है, जो कि समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके सामने क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास उतना सेंस, उतना दिमाग ही नहीं था कि वो समझ सके और ना वो कुछ बोल पाता था। तो उन दोनों मासूमों के सामने जेफ ने अपने हथियार साफ किए जो कि खून से लथपथ थे और अपने खून से लथपथ कपड़ों को निकाला और अपनी गाड़ी में ले जाके छुपा दिया। और पुलिस को सबूत के तौर पे जेफ की गाड़ी से वो हथियार और वह खून से सने कपड़े मिले, जिसके आधार पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जेफ ने ही मेलिंडा का कत्ल किया है। अब असल में ये बात क्लियर ही नहीं हो रही कि जेफ ने मारा क्यों। इस चीज़ से रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये है कि जब जेफ और एना की शादी की बात हुई तो आधा खर्चा जेफ को उठाना था, लेकिन जेफ उतना कैपेबल नहीं था कि वो उस खर्चे को उठा सके। तो मेलिंडा उस पर प्रेशर बनाने लगी और मेलिंडा के इन बातों से तंग आकर के जेफ ने मेलिंडा का कत्ल कर दिया। और दूसरी बात, कुछ हमारे पड़ोसी बताते हैं कि जेफ को शुरुआत से ही मेलिंडा पसंद नहीं थी, तो वो शुरुआत से ही ये चीज़ें प्लॉट कर रहा था। करीबन 1-1.5 साल से वो जो लोग आ जा रहे थे, जो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, जो अनजान लोग आ जा रहे थे, वो सारे लोग या तो जेफ था या जेफ के दोस्त या जेफ ने किन्हीं लोगों को पैसे देकर ये करवाया था, ताकि इस कत्ल के बाद किसी को भी इस बात पे शक ना हो कि जेफ ने ही ये कत्ल किया है। ये शक किसी अनजान व्यक्ति पर बना रहे। और हालांकि ये बात सही हुई। 4 दिन में से 3 दिन तक पुलिस वाले किसी और को ही ढूंढते रहे, पर चौथे दिन जब सबूत मिला तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कहानी रूपी एक सच्ची घटना समाप्त होती है। हाँ, ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पे जो जगह मैंने इस कहानी में बताई है और जो किरदारों के नाम मैंने बताए हैं वह सब असली हैं। और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो भी मुझे मिले, जिनके थ्रू मैंने जाना, और साथ ही जो जेफ का कन्फेशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वह उन वीडियोस और उन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को और जो अदर रिपोर्ट्स हैं उन सबको पढ़ सकता है, समझ सकता है इस केस को। बाकी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।